गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज 6 अगस्त 2025 है और कौन कौन सी न्यूज इंडियन एक्सप्रेस पीआईबी में कल से लेकर आज तक चर्चा में रहे हैं उन पे बेस 10 एमसीक्यू हैं, चाहे साहिल रीजन को लेके हो। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे मैंने इसे अलग अलग कर दिया है, इधर हिंदी और इधर इंग्लिश, जिससे आपको थोड़ा सा आसानी रहे। तो यहाँ पे आप देखेंगे साहिल रीजन को लेके जो न्यूज़ थी, उसके अलावा महाबोधि मंदिर को लेके चाहे न्यूज रही हो, एशियन जायंट टॉर्टॉइज को लेके हो, सीप कॉर्थोन को लेके हो, इसके अलावा अगर आप देखें इलेक्ट्रिक जो मोबिलिटी इंडेक्स है उसको लेके हो, साथ ही आयुर्वेद आहार को लेके हो, सैटर्न सेकंड को लेके हो, पंचायतों को लेके जो अभी अपडेट्स आई है उसको लेके हो, इसके अलावा मिजोरम में पहली बार पैसेंजर ट्रेन शुरू हुई है उसको लेके हो, इसके अलावा जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन उसको लेके हो। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं आज के पहले एमसीक्यू की। पहला एमसीक्यू क्या कह रहा है यहाँ पे आप देखेंगे, पहला एमसीक्यू यहाँ पे ये कह रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग साहिल रीजन, इट फॉर्म अ ट्रांजिशनल जोन बिटवीन द ह्यूमिड कॉन्गो बेसिन, ए ट्रांजिशनल जोन बिटवीन द ह्यूमिड कॉन्गो बेसिन एंड एरिड कालाहारी डिजर्ट। जो कालाहारी जो मरुस्थल है और अगर हम बात करें कॉन्गो बेसिन उसके पास ये रीजन पड़ता है। अब ये सही है नहीं आपको बताना है। दूसरा, इट स्ट्रेच अक्रॉस कंट्रीज फ्रॉम द अटलांटिक ओशन टू द रेड सी, तो अटलांटिक से लेकर लाल सागर तक ये दिखाई देता है। तीसरा, साहेल एंड डेंस ट्रॉपिक वेजिटेशन विथ हाई रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, इस रीजन में पूरे वर्ष बहुत वर्षा होती है। अब बताइए, अगर साहिल रीजन आपने देख रखा है तो आपको ये अंदाजा हो गया होगा कि अगर क्या साहिल रीजन वर्ष भर वर्षा होती है, तो जाहिर सी बात नहीं होती, क्योंकि इसकी लोकेशन हम यहाँ पे देखेंगे, मैप भी यहाँ पे डाला हुआ है। ये आप देखिए, इस रीजन में ये अफ्रीका का रीजन है और आपको पता है कि ये रेगिस्तानी रीजन, सहारा डेजर्ट वाला रीजन है और इस रीजन वर्ष भर वर्षा होने का सवाल ही नहीं उत्पन्न होता। तो और कौन कौन से देश है, मॉरिटानिया है, माली है, नाइजर है, चाड है, नाइजीरिया है, सूडान है, तो ये कंट्री साहिल रीजन में आते हैं। इसके वेस्ट में कौन सा सी लगता है, अटलांटिक सी लगता है, और इसके ईस्ट में आप देखेंगे ये वाला जो रो जोन है रेड सी का है, लाल सागर जिसे कहते हैं, ये मेडिटेरियन सी है, भूमध्य सागर इसे माना जाता है। तो मेडिटेरियन सी, रेड सी और अटलांटिक सी ये लगता है। इसे गिनी की खाड़ी, या अगर हम बात करें गिनी कंट्री है तो गिनी वे ऑफ विनी कहते हैं। और यहीं से अगर आप देखें जो 0 डिग्री मैरीटाइम है वो भी यहाँ से पास होती है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। कांगो बेसिन यहाँ पे आता है, तो पहले स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाता है, कांगो बेसिन के पास है। तो अगर पहले स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाता है, तीसरा स्टेटमेंट गलत है, तो पहला ही गलत है, तो ये सारी चीज़ें एलिमिनेट हो गई। तीसरा भी गलत है, ये हट गया, तो सही आंसर क्या आया, बी आया। क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करेंगे। वेयर इज द महाबोधि मंदिर मार्किंग द बुद्धा इनलाइटमेंट लोकेटेड, तो महाबोधि मंदिर जहाँ बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था किस स्थान पर है, इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है कुशीनगर। कुशीनगर अगर हम बात करें यहाँ पर जो सॉरी इसका सही आंसर है बोध गया बिहार। अगर हम बात करें बोध गया बिहार, जहाँ बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था, वह एक यूनेस्को स्थल भी माना जाता है। ठीक है, उसको यूनेस्को द्वारा जो हेरिटेज साइट है उसे डिक्लेयर किया गया है। अगर हम बात करें यहाँ पे साहिल रीजन में एक चीज़ हमने बतानी रह गई, साहिल रीजन जहाँ पे घनी वनस्पति और डेंस फॉरेस्ट का सवाल नहीं होता, तो वहाँ पे वनस्पति या जो अगर हम बात करें जो वेजिटेशन है वो भी ज़्यादा डेंस नहीं पाया जाता, बल्कि यहाँ पे ग्रास पाया जाता है, बड़ी बड़ी घास यहाँ पे पाई जाती हैं। और कंट्रीज कौन कौन सी वो तो हमने सारी यहाँ पे देख ली है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द एशियन जायंट टॉर्टॉइज, तो एशियन जायंट टॉर्टॉइज के संबंध में आपको स्टेटमेंट बताने हैं। पहला, इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट टॉर्टॉइज लाइनेज एंड इज नोन एज एग्जिबिट एग प्रोटेक्शन बिहेवियर सिमिलर टू सम ऑफ क्रोकोडाइलियन, यह सबसे प्राचीन कछुए वंशों में से एक है, मगरमच्छों की तरह अंडों की रक्षा करता है। अब ये सही है गलत है आपको बताना है। दूसरा, इट इज लिस्टेड इंडेंजर्ड अंडर द IUCN, तो IUCN में क्या कैटेगरी है ये तो आपको पता होनी चाहिए, फैक्ट्स है। अगर नहीं पता है तो आप गलत कर देंगे। अब देखिए, अगर हम बात करें एशियन जायंट जो टॉर्टॉइज है, यह एशिया का सबसे बड़ा कछुआ, दुनिया के जो बहुत ओल्ड जो कछुए होते हैं उन्हीं का अगर हम बात करें एक तरह से डायनेस्टी या उसी का वंशज माना जाता है। और इसका बिहेवियर थोड़ा सा अलग इसलिए है कि मगरमच्छ की तरह अपने अंडे की रक्षा करता है। तो ये पहला स्टेटमेंट इसका यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। और रही बात यहाँ पे दूसरे स्टेटमेंट की, तो दूसरा स्टेटमेंट इंडेंजर्ड है, ऐसा नहीं है, इसका स्टेटस क्रिटिकल इंडेंजर्ड है। जी हाँ, क्रिटिकल इंडेंजर्ड है और साइट्स की अपेंडिक्स 2 में आता है ये। ठीक है, तो ये यहाँ पे याद रखना है, यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए अपेंडिक्स 1 डाल दिया गया और इंडेंजर्ड कर दिया गया, जबकि यहाँ पे क्रिटिकल इंडेंजर्ड होगा और अपेंडिक्स की साइड 2 में आएगा। तो ये जो जीव है चर्चा में था एशियन जायंट टॉर्टॉइज, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 ओनली। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सी बकथॉर्न, इट इज नोन एज लद्दाख गोल्ड, लद्दाख गोल्ड के नाम से जाना जाता है इसे। और ये एक्सट्रीम टेम्परेचर 43 डिग्री टू माइनस, अगर हम बात करें यहाँ पर 40 डिग्री प्लस तक रह सकती है, तो इससे इसकी जो अगर हम एडॉप्टेबिलिटी खतरनाक है। ठीक है, दूसरे स्टेटमेंट, ओनली द बैरियर ऑफ सी बकथॉर्न आर यूज्ड मेडिसिनल
न्यूट्रिशनल पर्पज, वाइल द रेस्ट ऑफ प्लांट हैज नो ट्रेडिशनल यूज। तो केवल इसके औषधि पोषण का उपयोग होता है, बाकी पौधे कोई उपयोग नहीं है। अब सही स्टेटमेंट आपको बतानी है। तो देखिए दूसरी स्टेटमेंट यहाँ पे एक इनकरेक्ट है। इसके हर एक पार्ट का इंपॉर्टेंट यूज माना जाता है। लद्दाख में जिसे वंडर प्लांट के नाम से भी जाना जाता है, वंडर प्लांट, ये 43 डिग्री माइनस से 40 डिग्री प्लस तक टेम्परेचर को सह सकता है। इसकी फल है, इसकी पत्तियां हैं, इसकी टहनियां हैं, जड़ है, कांटे हैं, सभी का अगर हम बात करें मेडिसिनल यूज होता है। और अभी हाल में क्या हुआ कि जो नासा ने इसे स्पेस स्टेशन भेजने का बंदोबस्त किया है कि देखा जाएगा कि वहाँ पे सिचुएशन में कैसे रह पाता है, क्या सारी चीज़ें हैं। और ये पहला जो स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, लद्दाख गोल्ड इसे कहा जाता है। इसके अलावा नीति आयोग ने अभी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स को लॉन्च किया है, उसके बारे में है। तो किसने लॉन्च किया, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो नीति आयोग ने किया है। क्या इसका पर्पज है, और इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा किस पहलू का मूल्यांकन नहीं करता, असेसमेंट नहीं करता। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर रेडीनेस का नहीं करता, या ईवी रिसर्च एंड इनोवेशन का नहीं करता, ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिफिकेशन का नहीं करता, या कार्बन ट्रेडिंग मैकेनिज्म का नहीं करता। बताइए इसका सही आंसर क्या हो। सही आंसर हो जाए कार्बन ट्रेडिंग मैकेनिज्म। इसका ये असेसमेंट नहीं करता, क्योंकि इसके लिए अगर हम बात करें जो इंडस्ट्री टारगेट है वहाँ पे सरकार के पास प्रावधान है, और उसके तहत जो कार्बन ट्रेडिंग मैकेनिज्म उसको देखा जाता है। ये इंडेक्स बात करता है कि ट्रांसपोर्ट जो अगर हम बात करें चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कितना रेडी हुआ है, ईवी रिसर्च इनोवेशन पर क्या स्टेटस है, इस पर यह फोकस करता है। तो ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे याद रखना है। नीति आयोग के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इसको अगर हम बात करें 2014 में इसको स्टैब्लिश किया गया था, और योजना आयोग को रिप्लेस करके नीति आयोग की स्थापना की गई थी। ठीक है, और ये एक ऐसी बॉडी है, ना तो कॉन्स्टिट्यूशनल है ना तो स्टैचुरी है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। Which of the following regulatory bodies released the official list of आयुर्वेद आहार प्रिपरेशन कंसल्टेशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष? कौन सी संस्था ने आयुष मंत्रालय से परामर्श करके आयुर्वेद आहार को लॉन्च किया है? अब आयुर्वेद आहार जिसे फसाई ने, अगर हम बात करें, फसाई ने मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के साथ मिलकर आयुर्वेद आहार की जो लिस्ट सूची जारी की है, इस पर अगर हम बात करें तो आयुर्वेद ग्रंथों के आधार पर इसे माना जाता है। तो इसमें कौन सी संस्था इन्वॉल्व है? फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये यहाँ पे इसके अंतर्गत इन्वॉल्व है। अगर हम आगे MCQs के बारे में बात करें, द RS-28 सरमत मिसाइल आल्सो नोन एज सैटर्न सेकंड बिलोंग टू विच कंट्री? किस कंट्री को बिलोंग करती है RS-28 जो सैटर्न मिसाइल है? ये बिलोंग करती है रूस को। रूस ने भी क्या किया है कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ICBM जिसे कहा जाता है, जिसकी रेंज 18,000 किलोमीटर के आसपास है। और अगर हम बात करें तो इसको अभी क्या क्या टेस्ट किया एक तरह से, अगर आप देखें तो ये किसका है? रूस का है। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी हो जाएगा, रशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग सोर्स रेवेन्यू ऑफ रूरल लोकल बॉडीज। तो जो रूरल लोकल बॉडीज होती हैं उसके पंचायत होती हैं, उनके रेवेन्यू सोर्स कौन कौन से होते हैं? पहला यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा प्रॉपर्टी टैक्स, वाटर चार्ज, दूसरा शेयर इन माइनिंग रॉयल्टी, तीसरा सेंट्रल फाइनेंस कमीशन, चौथा MP लेट्स। अब इसमें आपको बताना है कौन से होते होंगे कौन से नहीं होते होंगे। अब अगर आपने थोड़ा सा भी अगर आपने पढ़ाई कर रखी है पंचायती राज के संबंध में, और आपको पता होना चाहिए कि 29 जो विषय होते हैं ग्राम पंचायत को, 29 जो सब्जेक्ट होते हैं, उनमें इन सभी से क्या है, और उनमें जो रेवेन्यू के सोर्स सारे ही होते हैं। देखिए MP लैट्स में अगर हम बात करें, MP के पास जो स्कीम्स आती हैं, MP के पास जो फंड आता है, उससे क्या कर सकता है, इसको पैसा दे सकता है। प्रॉपर्टी वाटर चार्ज से भी पैसा मिलता है। अगर उस एरिया में माइनिंग है तो उससे भी रॉयल्टी उस पंचायत को मिलती है। सेंट्रल फाइनेंस कमीशन द्वारा ग्रांट भी मिलती है। तो सभी सोर्सों से यहाँ पे पैसा मिलता है पंचायतों को। तो लोकल बॉडी जो पंचायत है उसके सोर्स सारे यहाँ पे माने जाएंगे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? D हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे बात कर रहा है किसके बारे में? फॉलोइंग द स्टेटमेंट्स Following the states receive its first ever passenger train independent India as a part of regional rail expansion। तो हाल में जो रेल का एक्सपेंशन उसे किस राज्य को ट्रेन मिली है स्वतंत्रता के बाद पहली बार? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? मिजोरम। मिजोरम में अभी तक ट्रेन की जो सुविधा नहीं थी, वहाँ पे प्रावधान किया गया है। और ये जो रेल परियोजना है ये कहाँ से कहाँ तक है, ये भी इंपॉर्टेंट आपके लिए। ये तो बैराबी से, अभी थोड़ा सा पेन नहीं चल पा रही है, बैराबी से सैरांग तक ये रेल परियोजना है, और पहली बार आज़ादी के बाद मिजोरम को यह सुविधा मिली है। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे बात करता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन ट्रेंड। तो जो बिजली का उत्पादन है उसको ट्रेंड को लेके यहाँ पे आपको बताना है। सोलर एंड विंड एनर्जी आर एक्सपेक्टेड टू अकाउंट ओवर 90% इंक्रीज इन इलेक्ट्रिक डिमांड्स 2025। तो 2025 में अगर आप बात करें 90% से अधिक हिस्सा सौर और पवन ऊर्जा से पूरा होगा। ये यहाँ पे बात कर रहा है
जो इलेक्ट्रिसिटी डिमांड है उसको लेके। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट सही है, 2025 में जो भी इलेक्ट्रिसिटी डिमांड 90% से हिस्सा सौर ऊर्जा पवन ऊर्जा के अंतर्गत आने का प्रावधान यहाँ पे देखने को मिल सकता है। दूसरा, ग्लोबल न्यूक्लियर जनरेशन इज एक्सपेक्टेड टू डिक्लाइन ड्यू टू रिएक्टर शटडाउन एंड सेफ्टी कंसर्न। तो जो वैश्विक परमाणु ऊर्जा उत्पादन सुरक्षा चिंताओं के कारण घटने की संभावना है। तो देखिए, सुरक्षा चिंता के कारण भी परमाणु के जो न्यूक्लियर एनर्जी के सोर्सेस हैं वो यहाँ पे घटने की संभावना नहीं है। इवन उसकी सेफ्टी को बढ़ाया जा रहा है, जिससे न्यूक्लियर एनर्जी से क्या है, जो एनर्जी सेक्टर की डिमांड है उसको फुलफिल किया जा सके। बाकी ऐसी कोई संभावना यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही। अब यहाँ पे इसके आंसर की यहाँ पे दी हुई है, तो आज के सारे आंसर हमने देख लिए कल से आज तक जो चर्चा में थे। आज 6 तारीख में जो भी इशूज़ बनेंगे उसके कल हम MCQs देखेंगे। इस तरह हम सारे MCQs को कवर करते जाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकॉन दबा लें, जिससे आपको डेली नोटिफिकेशन मिल जाएगा।